तो स्टूडेंट ये कोन है जो अपनी बेस के थ्रू एचपी में रखा हुआ है। ऊपर से आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा। सामने से आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक ट्राइंगल दिखेगा। इस कंडीशन में जो इसका एक्सिस है वो एचपी से परपेंडिकुलर और वीपी से पैरेलल है। अगर मेरी ये पेंसिल जो एक्सिस का काम करती है तो मान लीजिए एक्सिस मैंने कोन के बाहर दिखा रखा है क्योंकि अंदर फिर ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये अंदर होता है, एपेक्स से पास होता है, बेस के सेंटर से। तो ये एक्सिस आप देख सकते हैं इस पोजीशन में एचपी के परपेंडिकुलर और वीपी से पैरेलल है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इस कोन को पकड़ के थोड़ा सा रोटेट करता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। कब तक, जब तक कि इसका एक्सिस एचपी से एंगल ना बनाए, कुछ थीटा एंगल जो भी गिवन हो, और वीपी से ये पैरेलल है। इस पोजीशन में हमें इसके फ्रंट व्यू टॉप व्यू करने रहते हैं। हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित और एक्सिस इंक्लाइंड विद एचपी इन पैरेलल टू वीपी, यानी एक्सिस इंक्लाइंड टू वन प्लेन पैरेलल टू अदर प्लेन में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 5, अ कोन बेस डायमीटर 50 mm, एक्सिस इज ऑल्सो 50 mm लॉन्ग। मतलब जो सर्कल है उस कोन का, उसका डायमीटर दे रखा है और कोन का हाइट यानी कि एक्सिस 50 mm दे रखा है। इट्स एक्सिस इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द ग्राउंड। इसका जो एक्सिस है वो ग्राउंड से 30 डिग्री यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री एंगल बनाता है एंड पैरेलल टू द वीपी। एट द सेम टाइम ये वीपी से पैरेलल भी रहता है। हमें इसकी प्रोजेक्शन करना है। तो जैसा मैंने आपको सिखाया है कि एक्सिस जिससे इंक्लाइंड हो उससे परपेंडिकुलर माने और फिर फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाए। उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन में बोला है इंक्लाइन करके बनाने का, वो फ्रंट व्यू टॉप व्यू बाद में बनाएंगे। तो शुरू में हम मानते हैं एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, और जब हम ऐसा मानेंगे तो टॉप से हमें क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा। तो डायमीटर अगर 50 mm है तो रेडियस कितना होगा, 25 mm। तो अपने राउंडर पे 25 mm रेडियस सेट करें और एक सर्कल बनाए एक्स वाई के नीचे टॉप व्यू में। तो ये हमने एक सर्कल बना लिया टॉप व्यू में। ठीक है, अब इसका एपेक्स बनाएंगे। तो पहले इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सर्कल को। तो ये हमारा सर्कल, ये सेंटर से हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब थोड़े से ज़्यादा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना रहता है। 12 में करते हैं बेसिकली, 8 में भी कर सकते हैं। हम 8 में करेंगे, समय बचता है इससे। सर्कल के सेंटर पे डी का सेंटर लगाया, दोनों तरफ 45 डिग्री एंगल बांटा और ये लाइन पीछे तक एक्सटेंड कर दी। सिमिलरली इधर भी 45 डिग्री की लाइन सर्कल के सेंटर से पीछे तक एक्सटेंड कर दी। तो आप देखेंगे मेरा सर्कल 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो बीच में आया दिस इज माय एपेक्स ऑफ द कोन। तो अब ये बिल्कुल एक कोन की तरह दिख रहा है। आप 12 में भी कर सकते हैं, मैं 8 में करता हूँ। ये सर्कल आप एक्स वाई से कितना भी नीचे बना सकते हैं। मतलब कोन इन फ्रंट ऑफ वीपी कितना है ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। अब सभी जितने भी सर्कमफेरेंस में पॉइंट है उन सब से प्रोजेक्टर लेकर आएंगे एक्स वाई पे। ये जहाँ पे 1 का प्रोजेक्टर आया इसको हमने नाम दिया 1 डैश। जहाँ पे 5 का प्रोजेक्टर आया 5 डैश। 4 और 6 का एक ही जगह आएगा 4 डैश 6 डैश। 3 और 7 का एक ही जगह आएगा 3 डैश 7 डैश। 8 और 2 का एक ही जगह आएगा 2 डैश 8 डैश। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपस में जुड़े हुए हैं, हमने जोड़ दिया। फ्रंट व्यू में ये जो 1 2 3 4 5 कोन का जो बेस है, एक सर्कल है, वो फ्रंट से हमें एक लाइन दिखाई पड़ रहा है और एक्स वाई पे दिख रहा है क्योंकि एचपी में है। एक्सिस हमेशा एपेक्स से पास होता है, तो एक्सिस का प्रोजेक्टर लेके आऊँगा तो 7 डैश भी आएगा। और एक्सिस की हाइट कितनी दी है, एक्सिस की हाइट दी है 50 mm। तो मैं 50 mm की एक लाइन बनाता हूँ और ऊपर आके नाम देता हूँ ओ डैश। सिंपल, ठीक है। 7 डैश से ओ डैश 50 mm। पहले एक्सिस का प्रोजेक्टर लाया जो कि 8 डैश 7 डैश पे आया। अब क्योंकि ओ 1 2 3 4 5 6 सबसे जुड़ा हुआ है तो फ्रंट व्यू में भी ऐसा करते हैं, जोड़ दिया हमने। अब मैं ओ को जब 8 और 7 से जोड़ूंगा तो स्टूडेंट क्या होगा, एक्सिस मेरा उसमें छुप जाएगा। तो इससे हमने क्या सीखा कि हमेशा एक्सिस के ऊपर अगर कोई सॉलिड का कोई भी एज आता है तो हम एक्सिस को नहीं ड्रॉ करेंगे, हम उस एज को ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से यदि मान लीजिए कोई विजिबल एज है और कोई नॉट विजिबल एज है, अगर वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं तो हमेशा उसको कंटिन्यूस बनाना है, डैश नहीं बनाना है। क्योंकि जो विजिबल नहीं है हम उसको डैश बनाते हैं, पर अगर विजिबल और नॉट विजिबल एक के ऊपर एक ही आ गई तो हमें कंटिन्यूस लाइन बनाना है। ये आपको लॉजिक याद रखना है। तो अभी ये ओ डैश 8 डैश ही मेरा एक्सिस का भी काम कर रहा है जनरेटर के अलावा। इन सबको हम जनरेटर बोलते हैं। कोन के केस में इनको क्या बोलते हैं, जनरेटर। पिरामिड में स्लांट एज, ओ से 1 ओ से 2 ओ से 3 ओ से 4 ऐसे ये सब जनरेटर्स हैं, 8 जनरेटर्स हैं। तो मेरा एक्सिस जो है ओ 8 और ओ 7 डैश के ऊपर आ रहा है जनरेटर के ऊपर। तो मुझे एक्सिस को कितने एंगल पे रखना है, मुझे एक्सिस को रखना है 30 डिग्री पे। तो मतलब ओ डैश 7 डैश नॉट 8 डैश, सॉरी 3 डैश है ये
3 डैश, O डैश 3 डैश और O डैश 7 डैश को मुझे किस पे रखना है, बेसिकली 30 डिग्री पे रखना है, क्योंकि इसी के ऊपर मेरा एक्सिस भी आ रहा है। तो मुझे इस ट्राइंगल को तब तक रोटेट करना है जब तक कि ये वाला जो एज है ये 30 डिग्री पे ना आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, मैं इसका उल्टा करूँगा, मैं इसको 30 डिग्री पे ना बनाते हुए मैं इसकी जो ट्राइंगल की बेस है इसको 60 डिग्री पे बनाऊँगा, 90 माइनस 30 करूँगा। अब याद रखें जो भी एंगल दिया हो 90 माइनस आप थीटा कर लें, है ना। जैसे अभी थीटा यानी कि HP से एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, तो 90 में से 30 गया तो कितना आया 60 डिग्री। तो जो भी एक्सिस का एंगल दिया हो उसके विपरीत आप 90 में से माइनस करके जो आंसर है उतने एंगल पे बेस को इंक्लाइन कर दें, तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सिस उतने एंगल पे आएगा। उसका लॉजिक भी मैं समझाता हूँ पर बनाने के बाद। XY पे कहीं भी पॉइंट मार्क करके आप 60 डिग्री ले लें, फिर आप मेजरमेंट ले लें कि आपका बेस कितना बड़ा आ रहा है। तो ये जो भी ट्राइंगल का बेस है वो हमेशा डायमीटर के बराबर आएगा कोन के केस में, तो उतना ही बड़ा लाइन आप यहाँ पे खींच लें, यानी 1 डैश 5 डैश के बराबर यहाँ पे एक लाइन खींच लें। देखिए जितना बड़ा ये लाइन है मेरा 1 डैश 5 डैश, उतना ही बड़ा मैंने यहाँ पे खींचा है। ठीक है, कितने एंगल पे खींचा है मैंने, या हमने खींचा है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे। रीज़न अभी फिर समझेंगे क्यों। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, ये हमारा 1 डैश आ गया। ये हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, ये हमारा 5 डैश। भाई इस ट्राइंगल को जब मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मैं इसको ऐसे रोटेट किया हमने ना, सॉरी इसको हमने कैसे रोटेट करा है, अभी ऐसे रोटेट करा है, ऐसे रोटेट करा है। तो 5 डैश का आएगा XY पे और 1 डैश कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, अब मुझे एपेक्स बनाना है तो मैं क्या करूँगा, राउंडर की मदद लूँगा। तो 5 डैश O डैश मैंने अपने राउंडर पे रेडियस लिया और इधर 5 पे मैंने रखा राउंडर और एक आर्क स्ट्राइक कर दिया बिल्कुल लाइट। सिमिलरली 1 डैश O डैश मैंने अपने राउंडर पे रेडियस लिया और इधर मैंने 1 डैश पर राउंडर रख के पुराने वाले आर्क को इंटरसेक्ट करा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही मेरा O डैश हो जाएगा। O डैश को 5 डैश से और 1 डैश से मिला देते हैं। अब बाकी पॉइंट भी जो बेस की में लेके आते हैं, तो जैसे 3 डैश 7 डैश लाना है तो अपने राउंडर पे रेडियस होगी 5 डैश 3 डैश या 5 डैश 7 डैश, और इधर 5 डैश पे आप रखें, आर्क लगा दें, तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3 डैश 7 डैश। ज्वाइन कर दें 3 डैश 7 डैश को O डैश से। फिर 2 डैश और 8 डैश लेना है तो अपने राउंडर पे रेडियस 1 से 2 डैश 8 डैश, इधर आप 1 डैश पे रखें और आर्क लगा दें, तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा 2 डैश 8 डैश। फिर 4 डैश 6 डैश लाना है तो राउंडर पे 5 से 4 डैश 6 डैश, रेडियस चेंज नहीं होने वाला है, 1 से 2 डैश के बराबर ही रहेगा, फिर भी आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप आर्क लगा दें, तो आपको कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 4 डैश 6 डैश। इनको सबको O डैश से ज्वाइन कर देते हैं। अब हमें बोला था एक्सिस को 30 डिग्री पे इंक्लाइन करो, हमने क्या करा, बेस को 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया। अब रीजन समझिए क्या, देखिए मैं जरा एक्सिस की लाइन को पीछे लेके आता हूँ। ये देखिए जरा मैंने एक्सिस की लाइन को पीछे तक एक्सटेंड करा सिर्फ समझाने के लिए। हमें यह एंगल 30 डिग्री चाहिए था, यह एंगल कितना चाहिए था 30 डिग्री, और हमने कौन सा बना दिया, ये वाला एंगल 60 बना दिया। तो आप देखेंगे ये एंगल कितना होता है 90, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 30 ये 60 है, तो सॉरी अगर ये 30 है और ये 90 है, तो ये कितना निकलेगा, हमेशा 60 निकलेगा। 90 में से 30 माइनस करेंगे तो एंगल आपके सामने हमेशा 60 आएगा। इसीलिए मैंने एक्सिस को 30 पे इंक्लाइन नहीं करते हुए बेस को कितने पे इंक्लाइन कर दिया, 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया। तो ऑटोमेटिकली मेरा एक्सिस कितने पे आ जाएगा, 30 डिग्री पे, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये एंगल मुझे पता है 30 डिग्री, तो 90 में से इसको माइनस करके मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ। तो ये मैंने निकाल दिया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ स्टूडेंट, इसका फ़ायदा ये हुआ क्योंकि हमें बेस का ये वाला जो कॉर्नर है 5 डैश, ये XY पे रखना था। तो जब मैं एक्सिस को 30 डिग्री पे इंक्लाइन करूंगा तो उस समय मुझे एक और चीज़ चाहिए कि 5 डैश कहाँ पे है, XY पे है। तो अगर मैं एक्सिस बना के उसके ऊपर कहीं 3 डैश 7 डैश लेता और फिर उसकी मदद से मैं 5 डैश बनाता तो काफ़ी दिक्कत आती। इसलिए मैंने क्या करा, 5 डैश क्योंकि मुझे XY पे चाहिए था इसलिए मैंने शुरुआती 5 डैश से कर दी और मैंने इधर 60 डिग्री एंगल कर दिया। पर अगर मैं 30 डिग्री पे एक्सिस खींचता और यहाँ पे कहीं भी एक्सिस पे 3 डैश 7 डैश लेता तो उसके अकॉर्डिंग पे मेरा 5 डैश कहाँ आना था, XY पे आना था, क्योंकि जब मैं इस ट्राइंगल को रोटेट करूँगा तो मेरा 5 डैश XY पे होना ज़रूरी है। इसीलिए आप याद रखें ये बात पिरामिड में भी लागू होगी, कोन और पिरामिड दोनों में लागू होगी, है ना। प्रिज्म और सिलेंडर में इसकी दिक्कत नहीं आती क्योंकि प्रिज्म और सिलेंडर में जो एजेस होती हैं वो एक्सिस के पैरेलल होती हैं। यहाँ पे जो एजेस है ये एक्सिस से इंक्लाइंड है, तो वहाँ पे तो हम डायरेक्टली कुछ भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे दिक्कत आती है। तो याद रखें आप ये वाली बात। सभी बॉन्ड के प्रोजेक्टर्स नीचे गिरा लेते हैं। और इधर से भी सभी बॉन्ड के प्रोजेक्टर्स ले आते हैं हम लोग।
तो आप देखेंगे 8 और 6 का एक ही प्रोजेक्टर चलेगा। इस तरीके से 1 और 5 का भी एक ही प्रोजेक्टर आएगा। सिमिलरली 2 और 4 का भी एक ही प्रोजेक्टर रहेगा, और फिर ये 3 का प्रोजेक्टर, और ये एपेक्स का प्रोजेक्टर जो है वो उसी के ऊपर आएगा। तो बस जैसे 7 का प्रोजेक्टर 7 डैश से जहाँ टकरा रहा हो ये आपका हो जाएगा 7 1 डैश। 3 का प्रोजेक्टर 3 डैश के प्रोजेक्टर से जहाँ टकरा रहा हो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 3 1 डैश। दिस इज योर 3 1 डैश। 4 का प्रोजेक्टर 4 डैश के प्रोजेक्टर से जहाँ टकरा रहा होगा वो आपका 4 1, नॉट डैश, सॉरी दिस इज नॉट डैश, टॉप व्यू है 4 1। 2 का प्रोजेक्टर 2 डैश के प्रोजेक्टर से जहाँ टकरा रहा होगा वो हमारा हो जाएगा 2 1। 1 का प्रोजेक्टर 1 डैश के प्रोजेक्टर से जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो हमारा 1 1। 5 का प्रोजेक्टर 5 डैश के प्रोजेक्टर से जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा होगा 5 1। सिमिलरली 6 1, सिमिलरली 8 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है स्टूडेंट, और ये फाइनली ये O का प्रोजेक्टर, O डैश का प्रोजेक्टर O1। बॉर्डर्स मिला लेते हैं। तो बॉर्डर में अब क्योंकि ये सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन है तो आपको कर्व से मिलाना है, ये आपको याद रखना है। कैसे मिलाना है आपको, इसमें कर्व से मिलाना है, स्केल का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, फिर 7 O से जोड़ना है और 3 भी O से जोड़ना है। देखिए आप 7 और O से 3 जुड़ेगा। एरो बना लेते हैं। तो एरो और एक्सिस के बीच में जो भी एजेस है वो विजिबल है, तो O से 1 विजिबल है, ये एरो और एक्सिस के बीच में आ रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू बना लें। ठीक है, फिर O से 2 और O से 8 भी आप विजिबल कर लीजिए, ये भी जो है एरो और एक्सिस के बीच में आ रही है, तो ये टॉप से देखने पे दिखाई पड़ती होंगी, ये मैंने आपको लॉजिक सिखाया भी है। ठीक स्टूडेंट, अब क्या बचता है, O से 5, तो ऑलरेडी O से 5 क्या हो गया, O से 1 के ऊपर ओवरलैप कर गया, तो O से 5 को डॉट बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एरो और एक्सिस के नीचे आता है O से 5 जनरेटर। तो O से 5 किसके ऊपर आ गया, O से 1 के ऊपर आ गया, करने की ज़रूरत नहीं है। बचता क्या है, O से 6 और O से 4, ये देखिए, तो O से 6 और O से 4, ये एक्सिस ये एरो, और ये O से 6 O से 4 एक ही लाइन है, पर ये एरो और एक्सिस के नीचे, तो ये बनेगी डैश से। तो पहले हमने बॉर्डर बनाया, फिर हमने एरो एक्सिस चेक किया। ठीक है, और बचा हुआ पोर्शन जो है स्टूडेंट, ये बताने की ज़रूरत नहीं, ये भी अब कर्व बनेगा पर डैश से बनेगा। तो ये आपका फ्रंट व्यू टॉप व्यू हो गया जब किसी कोन का एक्सिस 30 डिग्री एंगल बनाता है ग्राउंड यानी HP से। तो हमने बेस को करा है 60 पे, ये लॉजिक है ना, इंक्लाइन हमने एक्सिस को ही करा है। ये टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू। थैंक यू सो मच।